समय पहले की बात है। एक वृद्ध रानी अपने राज्य में निवास करती थी। उसके 2 संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अत्यंत सुंदर और सबल थे। परंतु राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी भी रहती थी, जिसका मन सदैव इस सोच में डूबा रहता था कि वह उन्हें उनके राज्य से कैसे निष्कासित कर सके। एक दिन वह जादूगरनी रानी के पास आई और बोली, प्रिय बहन, मैं तुम्हें यह अंगूठी भेंट करती हूँ। इसे अपने पुत्र की उंगली में पहना देना। इससे वह न केवल अत्यंत दयालु और संपन्न हो जाएगा, बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन एक शर्त है, उसे उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके हाथ में यह अंगूठी बिल्कुल फिट आ जाए। रानी ने उस जादूगरनी की बात पर भरोसा कर लिया और वह अंगूठी लेकर बहुत प्रसन्न हुई। अपनी अंतिम घड़ियों में उसने अपने बेटे को यह निर्देश दिया कि वह उसी लड़की से विवाह करे जिसके हाथ में यह अंगूठी पूरी तरह फिट आ जाए। समय बीतता गया और पुत्र किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर गया। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसने अपनी दुल्हन की खोज शुरू की। अनेकों सुंदर लड़कियां उसने देखी, परंतु जैसे ही वह अंगूठी उन्हें पहनाने का प्रयास करता, या तो वह ढीली पड़ जाती या फिर ही नहीं होती। थक हार कर वह नगर नगर, गांव गांव भटकने लगा। इस दौरान उसने कई सुंदरियों से मुलाकात की, लेकिन उसकी तलाश अधूरी ही रही। निराश होकर वह अंततः घर लौट आया। एक दिन उसकी बहन ने उससे पूछा, भैया, इतने उदास क्यों हो? तब उसने उसे अपनी कठिनाई बताई। उसकी बहन ने जैसे ही अंगूठी देखी, हंसते हुए बोली, भैया, यह तो बहुत प्यारी अंगूठी है, जरा मुझे पहनने दो। उसने उसे अपनी उंगली में पहना तो देखा कि वह उसे बिल्कुल फिट आ गई। भाई चौंक उठा और बोला, ओह, तो तुम ही वह हो जो मेरे लिए बनी हो। बहन ने इसे पापपूर्ण विचार मानते हुए बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका भाई सुनने को तैयार नहीं था। वह खुशी में उछलते हुए बोला, अब तुम्हें मेरे साथ विवाह के लिए तैयार होना ही होगा। बहन दुखी होकर रोने लगी और घर के बाहर जाकर दहलीज पर बैठ गई। उसी समय 2 भिखारी वहां से गुजर रहे थे। उसने उन्हें खाने पीने की चीजें दी। जब उन्होंने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? हमें अपनी परेशानी बताओ। उसने सारा हाल सुनाया। भिखारी बोले, बेटी, अब दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। 4 गुड़िया बनाओ और उन्हें कमरे के चारों कोनों में रख दो, और जब तुम्हारा भाई तुम्हें शादी के लिए बुलाए तो चले जाना। परंतु यदि वह तुम्हें दुल्हन वाले कक्ष में आमंत्रित करे तो उससे थोड़ा समय अवश्य मांगना। ईश्वर पर भरोसा रखना और हमारी सलाह मानना। ये कहकर वे विदा हो गए। भाई बहन का विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद भाई दुल्हन के कक्ष में जाकर पुकारता है, आओ बहन, आओ। बहन ने कहा, मैं आती हूँ, बस कान के बुंदे उतार लूं। उसी क्षण धरती धीरे धीरे फटी और बहन को अपने भीतर समेटने लगी। भाई फिर पुकारा, बहन, आओ इस नरम बिस्तर पर। बहन ने उत्तर दिया, बस एक क्षण, मैं अपनी कमर की पेटी खोल रही हूँ। तभी चारों गुड़िया फिर गाने लगी, धरती फट जाए और बहन को समा ले। इस बार बहन का सिर छोड़कर पूरा शरीर धरती में समा गया। भाई फिर चिल्लाया, बहन, आओ इस बिस्तर पर। बहन बोली, एक क्षण, मैं अपने जूते उतार रही हूँ। चारों गुड़िया फिर से गाने लगी और इस बार वह पूरी की पूरी धरती में समा गई। भाई निरंतर पुकारता रहा और उसकी आवाज व्यर्थ ही गूंजती रही। काफी देर तक बहन के न आने पर भाई क्रोधित हो गया और उसे ढूंढने निकला। कमरे में केवल 4 गुड़िया थी जो अब भी गा रही थी। गुस्से में भाई ने उनका सिर आपस में टकराकर उन्हें आग में झोंक दिया। उधर बहन धरती के भीतर नीचे की ओर चलती गई और एक अजीब झोपड़ी देखी जो मुर्गे की टांग पर खड़ी चारों ओर घूम रही थी। उसे देखकर बहन बोली, ओ झोपड़ी, रुक जा, अपनी पीठ जंगल की ओर कर। इतना सुनते ही झोपड़ी ने जंगल की ओर पीठ कर ली और दरवाजा खोल दिया। भीतर से एक अत्यंत सुंदर लड़की प्रकट हुई जो सोने चांदी के तारों से बुनाई कर रही थी। उसने अपनी अतिथि का प्रेम पूर्वक स्वागत किया, पर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, प्यारी बहन, तुझे देखकर हर्ष हो रहा है। काश मैं तेरी सेवा कर पाती, लेकिन यह तब तक ही संभव है जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आती। जैसे ही वह उड़कर यहाँ आएगी, समझ लेना कि हमारे लिए परेशानी की घड़ी है।
क्योंकि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी है। ये सुनकर लड़की घबरा गई, लेकिन डर के बावजूद वहां से भाग नहीं सकी। मजबूर होकर उसने दूसरी लड़की का साथ दिया और उसके काम में मदद करने लगी। काम करते हुए दोनों की बातें भी चलती रहीं। जैसे ही जादूगरनी माँ के लौटने का वक्त हुआ, दूसरी लड़की ने अपनी सहेली को एक सुई में बदल दिया और उसे कपड़े में छिपाकर एक किनारे रख दिया। तभी बाबा यागा कमरे में घुसते ही चीखी, मेरी प्यारी बेटी, बता तो सही, इस कमरे में रूसी हड्डियों की गंध कैसी आ रही है? लड़की ने तुरंत कहा, माँ, थोड़ी देर पहले कुछ अजनबी यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे, तो तुमने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? माँ, वे बहुत बुजुर्ग थे, आपके दांतों के लिए बहुत कड़े। बाबा यागा ने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अगली बार अगर कोई आए तो उसे पकड़कर रखना और छोड़ना मत। मैं अब नया शिकार ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर वह उड़ गई। जैसे ही वह गई, दूसरी लड़की ने अपनी सहेली को फिर से सुई से लड़की के रूप में बदल दिया। दोनों फिर से बुनाई करने लगी और आपस में हंसी खुशी बातें करने लगी। कुछ देर बाद जादूगरनी फिर लौट आई। उसने चारों ओर सूंघा और कहा, बेटी, ये रूसी हड्डियों की गंध कहाँ से आ रही है? लड़की ने कहा, कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ अपने हाथ गर्म करने आए थे और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं रुके। माँ ने गुस्से में उसे डांटा और फिर उड़ गई। इस दौरान दूसरी लड़की ने अपने मेहमान को सुई के रूप में ही छिपा कर रखा था। माँ के जाते ही वे फिर से बैठकर बातें करने लगी और इस बार यह चर्चा करने लगी कि जादूगरनी से बचने का क्या उपाय निकाला जाए। बातों में ऐसा खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। अचानक बाबा यागा सामने आ गई और बोली, बेटी, ये रूसी हड्डियों की गंध कहाँ से आ रही है? इस बार लड़की झूठ नहीं बोल सकी और बोली, माँ, ये सुंदर लड़की आपका इंतजार कर रही है। बाबा यागा ने हुक्म दिया, जा मेरी बच्ची, ओवन गरम कर और ध्यान रहे, इसे पूरी तरह गरम करना। जैसे ही मेहमान ने ऊपर नजर डाली, उसका दिल सिहर उठा, क्योंकि बाबा यागा अपनी लकड़ी की पतली टांगों पर खड़ी थी और उसकी लंबी नाक कमरे की छत को छू रही थी। फिर माँ बेटी आग जलाने के लिए ओक और मैपल की मोटी लकड़ियां उठा लाई। उन्होंने उन्हें ओवन में डालकर भड़का दिया और तब तक इंतजार किया जब तक ओवन धधक कर तपता न हो गया। तभी बाबा यागा ने अपने फावड़े को पकड़ा और मीठी आवाज में बोली, आओ मेरी प्यारी बच्ची, फावड़े पर बैठ जाओ। लड़की ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही बाबा यागा ने उसे ओवन में धकेलने का प्रयास किया, लड़की ने अपनी टांगे ओवन की दीवार पर कस दी। बाबा यागा गुस्से से चीखते हुए बोली, अरे, क्या तू सीधे बैठ सकती है बिना हिले डुले? लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बाबा यागा उसे ओवन में डाल नहीं पाई। इससे वह और भड़क उठी। उसने लड़की की पीठ पर जोर से धक्का दिया और कहा, बेकार में समय मत गंवा, देख कैसे फावड़े पर बैठा जाता है। ये कहते हुए बाबा यागा खुद फावड़े पर बैठ गई, अपने घुटनों को छाती तक मोड़ लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियों ने उसे जोर से ओवन में धकेल दिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर वे अपनी बुनाई, कंघी और ब्रश उठाकर वहां से तेजी से भाग निकली। वहां से थोड़ी ही दूर भागी होंगी कि पीछे मुड़कर देखा, बाबा यागा ओवन से किसी तरह बाहर निकल आई थी और गुस्से से चीख रही थी, हो देखो, वे भाग रही है। गिरफ्तार होने के डर से एक लड़की ने अपना ब्रश पीछे फेंक दिया। तुरंत ही उनके और बाबा यागा के बीच एक घना कांटेदार झाड़ जंगल खड़ा हो गया, जिसे बाबा यागा पार नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में अपने पंजों को खुजाया, खुद को झाड़ा और फिर से पीछा करने लगी। अब लड़कियों ने और तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन बाबा यागा का पीछा खत्म नहीं हुआ। इस बार उन्होंने अपना कंघा पीछे फेंक दिया। उसी क्षण एक घना डरावना जंगल उग आया, इतना सघन कि एक मक्खी भी उस पार नहीं जा सकती थी। जैसे ही जादूगरनी ने यह देखा, उसने गुस्से में अपने दांत किटकिटाए और फिर पीछा करने लगी। वह हर पेड़ को तोड़ती हुई उनके पीछे बढ़ती जा रही थी और इस तरह उसके सामने रास्ता बनता जा रहा था। वह बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाली थी। लड़कियों में अब दौड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी, इसीलिए उन्होंने हड़बड़ाहट में अपना एक कपड़ा पीछे फेंक दिया। देखते ही देखते उनके और जादूगरनी के बीच एक गहरा और चौड़ा आग का समुद्र बन गया। जादूगरनी ने उसे पार करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह आग के समुद्र में गिर पड़ी और वहीं जलकर खत्म हो गई।
लड़कियां अब बेघर थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहाँ जाए। दौड़ते दौड़ते वे बेहद थक चुकी थी, इसलिए एक जगह बैठकर सुस्ताने लगी। उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजरा। उसने दोनों लड़कियों को अकेला बैठा देखा और पूछा कि वे कौन थी। फिर वह अपने मालिक के पास जाकर बोला, मालिक, आपके राज्य में 2 सुंदर पक्षियां आकर बैठी है। दोनों बेहद सुंदर है और देखने में बिल्कुल एक सी लगती है। उनकी आंखों और बनावट में कोई अंतर नहीं है। मालिक ने जब उन्हें देखा तो पाया कि उनमें से एक तो उसकी बहन है, परंतु कौन सी ये पहचानना मुश्किल था। इससे यह साफ था कि नौकर झूठ नहीं कह रहा था, पर वह खुद उलझन में था। बहन अपने भाई से नाराज थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। मालिक भी असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करे। नौकर ने एक सुझाव दिया, हुजूर, मैं एक खाल में थोड़ा सा खून भर लेता हूँ और उसे आपकी बगल में छुपा देता हूँ। आप दोनों बहनों से बातचीत करिए और जब मैं आपकी बगल में चाकू मारूंगा तब खून बहने लगेगा। आपकी असली बहन इस दृश्य को देखकर पहचान जाहिर कर देगी। मालिक ने सहमति जताई। जैसे ही योजना पर अमल किया गया, नौकर ने मालिक की बगल में चाकू से वार किया, जिससे खून बह निकला और मालिक गिर पड़ा। ये देख उसकी बहन दौड़कर उसके पास पहुंची और चीख उठी, भैया भैया। मालिक ये सुनकर खुश हो गया, हंसते हुए उठा और अपनी बहन को गले लगा लिया। इसके बाद उसने एक भले लड़के को देखकर बहन की शादी कर दी। मालिक ने खुद अपनी बहन की सहेली से विवाह कर लिया, क्योंकि उसमें वही गुण थे जिनकी उसे तलाश थी। और फिर सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले रूस में एक दंपत्ति निवास करते थे। उनके 3 बेटे थे जो धीरे धीरे युवा हो रहे थे। एक दिन उन दोनों ने सोचा कि अब घर में कुछ पोते पोतियां खेलते हुए दिखने चाहिए। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे ग्रिगोरी को बुलाया और उसे कहा कि वह बाहर जाए और अपने लिए एक जीवन संगिनी तलाशे। ग्रिगोरी को घर पर ही संतोष था और विवाह में उसकी कोई रुचि नहीं थी, परंतु उन दिनों बच्चे वही करते थे जो उनसे कहा जाता था। इसलिए ग्रिगोरी अपनी पत्नी ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अत्यंत संकोची स्वभाव का था, सो पूरे शहर में चुपचाप एक तरफ से दूसरी तरफ हो आया और यह मान लिया कि किसी ने उसे देखा नहीं। पुराने शहर के द्वार से निकलते समय कुछ हंसती खिलखिलाती लड़कियां उसके पास से गुजरी। ग्रिगोरी ने पूरी कोशिश की कि उन्हें दिखाए कि उसका उनसे कोई वास्ता नहीं। उनके चले जाने पर वह तेजी से वहां से खिसक गया। शहर के बाहर पहुंचकर वह एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक भयावह ड्रैगन उसके सामने आ गया। भय के मारे वह दूसरी ओर भागने लगा, पर ड्रैगन भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अत्यंत विनम्र आवाज में बोला, मुझसे भयभीत मत हो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो? कुछ क्षणों तक ग्रिगोरी कुछ कह नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद हकलाते हुए बोला, ओह नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मेरे माता पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं, पर मुझे कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिल रही है। ड्रैगन ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा एक परीक्षण लूंगा। यदि तुम उस परीक्षण में सफल हुए तो तुम्हें जीवन संगिनी प्राप्त हो जाएगी। ड्रैगन का विनम्र स्वभाव देखकर ग्रिगोरी को लगा कि यह विचार बुरा नहीं है, इसलिए वह परीक्षण देने के लिए उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते दोनों एक विशाल काले संगमरमर की चट्टान के पास पहुंचे। ड्रैगन ने कहा, यदि तुम इस चट्टान को हटा सकोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम तलाश रहे हो। ग्रिगोरी को वह पत्थर बहुत भारी नहीं लगा, बल्कि उसे देखकर वह खुद को अत्यंत ताकतवर महसूस करने लगा। उसने गर्व से कहा, ओह, इस पत्थर को तो मैं चुटकियों में हटा दूंगा। और उसने पत्थर हटाना शुरू कर दिया। कहकर उसने पत्थर को पहले खींचा, फिर उसको धक्का दिया, पर वह पत्थर तो हिलकर ही न दे। यह देखकर वह ड्रैगन से बोला, चिंता न करो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको गलत तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसको एक तरफ को धक्का देना पड़ेगा। उसने फिर ऐसा ही किया। पत्थर को धक्का लगाते लगाते वह हांफने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, उसके सिर में हथौड़े बजने लगे, उसका पसीना छूट गया
और वह तो बस बिल्कुल बेहोश होने वाला ही हो गया। ये देखकर ड्रैगन बोला, अफसोस, तुम तो इस इम्तिहान में ही फेल हो गए, तुमको अब पत्नी नहीं मिलने वाली। ग्रिगोरी को यह देखकर थोड़ा बुरा लगा कि वह इम्तिहान में फेल हो गया, पर दूसरी तरफ यह सोचकर वह खुश भी हुआ कि अब उसको शादी नहीं करने पड़ेगी। यही सब सोचता हुआ वह अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए, पर उन्होंने यह ग्रिगोरी से कहा नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे मीशा को बाहर भेजने का इरादा किया कि वह भी बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाए। मीशा भी वैसा ही महसूस करता था जैसा ग्रिगोरी महसूस करता था। उसको भी घर में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था और जिंदगी को आसान तरीके से जीना अच्छा लगता था, पर उसको भी मालूम था कि उसको भी जाना पड़ेगा। उसके साथ भी वही हुआ जो ग्रिगोरी के साथ हुआ था। उसको भी सड़क पर वही ड्रैगन मिला जो ग्रिगोरी को मिला था, या फिर शायद दूसरा भी हो सकता था। पर कुछ भी हो, उसने भी मीशा से यही कहा कि वह उसका एक इम्तिहान लेगा और अगर वह उसमें पास हो गया तो समझो कि उसको उसकी पत्नी मिल गई। पर वह भी रोता हुआ घर वापस आया और रोते हुए अपने माता पिता को बताया कि वह पत्थर नहीं हटा सका। माता पिता के मुंह से निकला, ओह बेचारा मीशा, हम जानते हैं कि तुमने उस पत्थर को हटाने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी होगी, पर खैर अब क्या हो सकता है। हालांकि वे इस बात से पहले की तरह फिर से बहुत ही दुखी हुए, फिर भी उन्होंने अपने इस दुख को छिपा कर ही रखा। पर रात को जब उनके बच्चे सो गए तो दोनों इस बारे में बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पिता बोला, यह सब देखकर अब हम इवान को तो उसकी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वह तो कोई काम ठीक से करता ही नहीं है। वह तो सारा दिन बस अंगीठी के पास बैठा बैठा सूरजमुखी के फूल के बीज खाता रहता है। इसके अलावा उसको बाहर भेजना खतरे वाला काम भी तो हो सकता है। क्या पता वह ड्रैगन उससे गुस्सा हो जाए और वह उसको मार दे। इसलिए इवान को बाहर नहीं भेजा गया, जो इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने माता पिता की बहुत मिन्नतें की और उनको बाहर जाने के लिए मना ही लिया, सो उसको भी अपनी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर भेजना ही पड़ा। पर अगली सुबह उन्होंने फिर अपना विचार बदल दिया, पर इस बात के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इवान तो सुबह ही घर छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया था। उसको भी सड़क पर ड्रैगन मिला। उसने उससे भी पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान बोला, मेरे भाई शादी करना चाहते थे, पर उनको तो पत्नी मिली नहीं, अब मेरी बारी है। उस ड्रैगन ने अपनी भौहें उठाकर उससे पूछा, क्या तुम सचमुच में शादी करना चाहते हो? इवान बोला, क्यों नहीं, तो तुम्हें एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या तुम सचमुच में इम्तिहान पास करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई तो उस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, पर मैं उस इम्तिहान को पास करना चाहता हूँ, तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों उसी काले संगमरमर की चट्टान के पास आ पहुंचे जहां वह ड्रैगन पहले उसके दोनों भाइयों को लेकर आया था। ड्रैगन ने उससे भी उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए कहा। इवान ने उस चट्टान में एक जोर की ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारा मतलब इस चट्टान से है? हाँ, तुमने ठीक समझा, मेरा मतलब इसी चट्टान से था। इवान चट्टान हटाते हुए बोला, पर मेरे भाई लोग इसको क्यों नहीं हटा सके? इवान ने देखा कि उस चट्टान के नीचे तो एक गहरी झिड़ी खुली हुई थी। ड्रैगन बोला, शायद वे इसको हटाने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। देखता हूँ ये कितनी गहरी होगी, कहकर इवान नीचे जमीन पर झुककर उसके अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि उसमें तो बहुत अंधेरा है और वह तो काफी गहरी चली गई है, क्योंकि उसके अंदर तो एक खोखली नली चली गई थी और नीचे जाकर तो वह दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर इवान कांप गया और एकदम से पीछे हट गया। उसने ड्रैगन से पूछा, इसमें अंदर क्या है? क्या? इसके नीचे? इसके नीचे तो पाताल है, और क्या है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या है यह? अरे तुमको नहीं पता, दूसरे राज्यों की तरह से वहां भी राज्य है, जैसे तांबे का राज्य, चांदी का राज्य और सोने का राज्य, और हर राज्य में एक एक जारेवना है। इवान बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा है, सो जब मैं यह इम्तिहान पास कर लूंगा तो वह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जिससे मुझे शादी करनी है? वह लड़की तुम्हें नीचे मिलेगी।
तुम कम से कम एक जारेवना से शादी कर लो। क्या उनमें से एक से शादी? नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पाताल के राज्यों में नहीं जा रहा, मुझे तो वहां लोग मार देंगे। अचानक ड्रैगन जोर से चिल्लाया। पर इवान, तुम इसीलिए तो यहाँ हो कि तुमको उन्हें आजाद कराना है। ड्रैगन की भयानकता को देखकर तो इवान इतना घबरा गया कि वह तो बस यही सोचता रह गया कि किसी तरह से वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। वह बुड़बुड़ाया, पहले मैं इसके बारे में सोच लूं। ये सोचते हुए कि थोड़ी देर में ही ड्रैगन थक जाएगा और वहां से चला जाएगा, वह वहीं खड़ा खड़ा उस झिरी में से उस खोखली नली को देखता रहा। उसने देखा कि उस झिरी में, उस खोखली नली में होकर चमड़े की एक कुर्सी 2 रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके मुंह से निकला, यह क्या है? ड्रैगन बोला, तुम इस चमड़े की कुर्सी में बैठ जाओ और मैं तुमको नीचे उतार दूंगा। अगर तुमको वहां देखने में अच्छा न लगे तो तुम अपनी रस्सी 2 बार खींच देना, मैं तुमको वापस ऊपर खींच लूंगा। अब तक इस पाताल के बारे में इवान की उत्सुकता काफी जाग चुकी थी, सो उसने सोचा कि क्यों न एक बार वहां जाकर देखा जाए। सो वह ड्रैगन से बोला, पर अगर मैं ये रस्सी 2 बार खींचूं तो तुम मुझको तुरंत ही ऊपर खींच लेना, ठीक है? ड्रैगन ने इवान से वायदा किया कि जैसे ही वह रस्सी 2 बार खींचेगा तो वह उसको ऊपर खींच लेगा। इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठ गया और ड्रैगन ने वह कुर्सी नीचे उतार दी। इवान उस कुर्सी में बैठा झूलता हुआ उस खोखली नली के सहारे अंधेरे में नीचे चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि वह अंधेरा कभी खत्म होने पर भी आएगा या नहीं। नीचे जाते जाते इवान ने आखिरी बार रोशनी के लिए ऊपर देखा, यानी रूस का आसमान देखा, और फिर सोचा कि पता नहीं अब वह आसमान फिर कभी देखेगा या नहीं। उस खोखली नली में अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी दीवारों में लगे क्रिस्टल चमक रहे थे, पर उनसे वहां कोई रोशनी नहीं हो रही थी। उसने चिल्लाकर ड्रैगन से अपने आप को वापस खींच लेने के लिए आवाज लगाई, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वह तो यह बिल्कुल ही भूल गया था कि अपने आप को ऊपर खींचने के लिए उसको चिल्लाना नहीं था, बल्कि रस्सी को 2 बार खींचना था। उसकी अपनी ही आवाज की गूंज उसको सुनाई दी तो वह और डर गया। उसकी कुर्सी भी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। वह अगर उस कुर्सी में जरा सा भी हिलता तो उस खोखली नली की दीवार से टकरा जाता। मिट्टी के ढेले और पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगते। उसने उनके नीचे गिरने की आवाज सुननी चाहिए भी, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सो जब उसकी कुर्सी झूलती हुई उस खोखले डंडे से होकर नीचे जा रही थी, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, यह तो एक जाल भी हो सकता है और वह ड्रैगन तो मुझे कभी भी नीचे गिरा सकता है। और यह विचार आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा अपनी बाहों से ढक लिया और यह सोचना शुरू कर दिया जैसे कि वह अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। हालांकि इससे उसका कुछ खास काम नहीं बना, पर फिर भी वह कुछ शांति महसूस करने लगा। वह सोच रहा था कि पता नहीं ड्रैगन अभी भी उसकी कुर्सी की रस्सी पकड़े वहां खड़ा होगा या नहीं। फिर उसने सोचा, जरूर खड़ा होगा, क्योंकि नहीं तो वह तो इससे भी कहीं और ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा होता। जल्दी ही अब उसको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। मुझे जागते रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि इस गड्ढे का कहीं कोई अंत ही न हो। धीरे धीरे वह बेहोश सा होने लगा। जब उसे कुछ होश में आया तो उसने धुंधलके में देखा कि वह ठंडे पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ है। उस खोखली नली से हरे रंग की रोशनी निकल रही है। उसने देखा कि वह अभी भी उसी चमड़े की कुर्सी में बैठा हुआ है। उसने उस कुर्सी की चमड़े की पट्टियां खोल दी। अब वह थोड़ा आराम से सांस ले पा रहा था। यह हो सकता है कि ऐसा उसको इसलिए महसूस हो रहा हो कि वह अब इस माहौल का आदी हो चुका था। इवान तांबे के राज्य में इवान ने अपना चारों तरफ देखा कि वह रास्ता ढूंढ सके जहां से वह पाताल में पहुंच पाएगा। जब उसकी आंखें धुंधलके में देखने की आदी हो गई तो उसको उस खोखली नली से निकलते हुए कई रास्ते दिखाई दिए। उनमें से एक रास्ते के आखिर पर उसको लाल से रंग की रोशनी चमकती दिखाई दी। वह उसी चमकती हुई रोशनी की तरफ चल दिया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह रोशनी तो तांबे के रंग की थी। कुछ ही देर में वह रास्ता बंद हो गया और वह बाहर खड़ा नजर आया। बाहर निकलकर उसने देखा कि वह तो समुद्र के किनारे एक तांबे के जंगल में चल रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, पर उसको सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल भारी भारी बादल ही
हल्की हवा में लटके हुए थे और पैरों के ऊपर कोहरा छाया हुआ था। जब वह उस तांबे के जंगल से बाहर निकला तो उसके सामने तांबे का बना एक महल खड़ा था। महल का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत ही सुंदर जारेवना सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। ऐसा लगता था जैसे कि उस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई थी। यहाँ तक कि जारेवना जो कपड़े पहने हुई थी, वे कपड़े भी बहुत ही पतले तांबे के बने हुए थे। और जब वह उसके पास आ रही थी तो बड़ी अजीब सी आवाज कर रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल भी तांबे के रंग के थे। उसने इवान का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ, इस तांबे के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आओ, महल में आओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इवान के कपड़े और उसके शरीर की खाल भी उसके तांबे की रोशनी से तांबे के रंग की हुई जा रही थी। वह उसकी चकाचौंध से कुछ बेहोश सा होता हुआ उसके सामने काफी नीचे तक झुककर बोला, प्रिय राजकुमारी जी, आप मुझसे कई सवाल पूछ रही हैं और आपने मुझे अभी तक कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं है। यह सुनकर वह तुरंत ही अंदर गई और इवान के लिए कुछ खाने और कुछ पीने के लिए ले आई। हालांकि वहां का वह तांबे के रंग का खाना देखने में बड़ा अजीब सा था, पर उसने जितने खाने अब तक खाए थे उन सब में वह सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। उसने सोचा शायद उसके ऊपर जो तांबे के रंग की रोशनी पड़ रही थी, इसीलिए वह उसको ऐसा लग रहा होगा। लगता है जैसे कि उस जारेवना ने इवान के मन की बात पढ़ ली हो। सो वह मुस्कुराकर बोली, ऐसा मत सोचना कि यह सब तांबे के रंग की रोशनी की करामात है। बहुत सारे लोगों ने यह गलती की है और हमारे पानी में तैरने की भी गलती की है। यह विचार ठीक नहीं है। इस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई है, यहाँ तक कि अब तो तुम भी तांबे के बने हुए हो गए हैं। यह सुनकर इवान ने अपना चेहरा छू कर देखा तो कांप गया। वह ठीक कह रही थी, उसकी खाल सख्त और ठंडी हो गई थी। पर मैं धातु का आदमी नहीं बनना चाहता। जैसे ही वह यह बोला, उसको लगा कि उसकी आवाज भी धातु की आवाज जैसी हो गई है। वह हंसकर बोली, पर अब तो तुम वैसे ही बन गए हो। अचानक जारेवना को लगा कि इवान को धातु का बनने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो वह फिर बोली, तुम चिंता मत करो इवान, ये बदलाव तो केवल उसी समय के लिए है। जब तक तुम यहाँ हो, बाद में यह सब खत्म हो जाएगा। ये सब तो जादू का कमाल है। जब हम लोग ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं तो हम लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही हो जाते हैं। इसलिए अब तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कराने आए हो तो मेरा यह जानना बहुत जरूरी है। इवान ने पूछा, आप यहाँ कब से रहती है? राजकुमारी ने कुछ दुखी होते हुए कहा, मुझे किसी और जगह की याद ही नहीं है। मुझे केवल सूरज और चांद नाम की चीजों की भी बहुत धुंधली सी याद है, पर यह भी अब बहुत पुरानी बात हो गई। तब इवान ने जारेवना को अपने बारे में और ड्रैगन के मिलने के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसको यह भी बताया कि वह अपने लिए एक पत्नी ढूंढने निकला था। उसको बहुत खुशी होगी अगर वह उससे शादी कर लेगी। राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता इवान, क्योंकि मैं यह जगह तभी छोड़ सकती हूँ जबकि पहले सुनहरी जारेवना यहाँ से आजाद हो जाए। उसके लिए तुम पहले समुद्र के किनारे वाले जंगल में से जाओ और फिर अंधेरी सुरंग में से होकर जाओ तो तुम चांदी के राज्य में पहुंच जाओगे। वहां तुमको एक और जारेवना मिलेगी जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। सो इवान उसे वहीं छोड़कर चांदी के राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ। उसके जाने से पहले इस तांबे के राज्य वाली जारेवना ने उसको उसकी रक्षा के लिए एक तांबे की अंगूठी दी। इवान ने उसको इसके लिए धन्यवाद दिया और वहां से चल दिया। इवान चांदी के राज्य में इवान सुरंग में चलता रहा तो उसको उस सुरंग के आखिर में एक सफेद रोशनी चमकती दिखाई दी। जैसे जैसे वह उस रोशनी के पास आता गया तो उस रोशनी की चमक तेज और तेज होती गई। जल्दी ही वह एक बड़ी सी गुफा में खड़ा हुआ था। उसकी तो छत ही बहुत ऊंची दिखाई देती थी, जैसे वह मीलों ऊपर तक हो। उस गुफा की छत से चांदनी की एक चमकीली किरण सफेद बिछ के जंगल के ऊपर पड़ रही थी। चांदी जैसे सफेद समुद्र के किनारे पर एक महल खड़ा था। गुफा के फर्श पर चांदी का मुलायम रेत बिखरा पड़ा था। उसकी छत से चमकते हुए पत्थर लटके थे जिनसे रोशनी हो रही थी। आवाजों में वहां केवल हवा की और समुद्र के किनारे पर उसकी लहरों के टकराने की ही आवाज हो रही थी। समुद्र के किनारे एक जारेवना अपनी घोड़ी पर सवार हुई घूम रही थी।
इवान को देखकर वह उसकी तरफ घूमी तो घोड़े की कुदान से समुद्र का ठंडा पानी जो इधर उधर बिखरा तो इवान कांप गया। वह अपने घोड़े की रास पकड़कर घोड़े को सीधे उसके सामने ले आई। अपने चेहरे से अपने चांदी के बाल हटाते हुए वह बोली, इस चांदी के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। इवान ने सोचा कि जैसे पहले वाली जारेवना तांबे की बनी थी, शायद यह जारेवना चांदी की बनी हुई होगी। उसने उसको बहुत नीचे तक झुककर नमस्ते की। उसने भी इवान से पूछा कि वह कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। थोड़ा रुककर वह बोला, प्रिय राजकुमारी, तुम्हारे सवालों के जवाब देने से पहले मुझे कुछ खाना और पीना चाहिए। वह उसको महल के अंदर ले गई और उसको कुछ खाने के लिए और शराब पीने के लिए दी। वह खाना चांदी की तरह सफेद था और शराब भी बिल्कुल चमकती हुई सफेद थी। जब वह खा रहा था तो उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने देखा कि उसका तांबे जैसा रंग तो बिल्कुल ही चला गया था और अब उस रंग की जगह चांदी का रंग लेने लगा था। उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराई तो उनमें भी उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, उम्मीद है कि यह सब भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। जब वह खा चुका तो जारेवना से बोला कि वह एक पत्नी की तलाश में था। क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी? वह बोली, अफसोस, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको इस अंधेरी सुरंग से जाना पड़ेगा जब तक कि तुम सोने के राज्य में न पहुंच जाओ। वहां एक और जारेवना तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले तुम्हें उसे आजाद कराना पड़ेगा। उसने भी उसको एक चांदी की अंगूठी दी और कहा, लो, यह चांदी की अंगूठी लो और देखो, इसे हमेशा पहने रहना। यह तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा करेगी। इवान ने उससे वह चांदी की अंगूठी ली, उसको धन्यवाद दिया और अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ गया। इवान सोने के राज्य में उस अंधेरी सुरंग में कुछ दूर चलने के बाद इवान को उसके आखिरी हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पहले की तरह से जब वह उस सुरंग के आखिर में पहुंचा तो यह गुफा तो पहली 2 गुफाओं से भी बहुत बड़ी थी। जार के इस राज्य में तो हर चीज सोने में नहाई जैसी लग रही थी। एक पल को तो उसको लगा कि वह सूरज देख रहा है, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसको इस रोशनी में थोड़ी गर्मी तो लगी, पर बाहर की दुनिया में उसे सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। पर जब उसने बाद में उसके बारे में सोचा तो उसने देखा कि वह तो पानी के ऊपर धूप की चमक पड़ रही थी। उस रोशनी में तो उसकी अपनी खाल और कपड़े भी सुनहरे लग रहे थे। उस सोने के राज्य में सारी चीजें असली सोने की थी। जारेवना भी अपने महल के सामने सुनहरी रेत पर खड़ी हुई थी। वह इवान को देखकर बहुत खुश हुई और उसने इवान के सामने सुनहरी खाना और सुनहरे रंग की चमकती शराब रखी। इवान ने उसको बताया कि वह अपने घर से अपनी पत्नी ढूंढने निकला था। फिर उसने उससे कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो अब भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजकुमारी ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर पहले तुम यह सोने की अंगूठी लो और देखो, तुम इसको तांबे की और चांदी की अंगूठियों के साथ साथ हमेशा पहने रहना। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। अब हम चलते हैं और अपनी बहनों को आजाद कराते हैं। कहकर वे उसी अंधेरी सुरंग से वापस चल दिए। वे चांदी के राज्य से गुजरे। वहां चांदी के राज्य वाली जारेवना ने उनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और वह भी उनके साथ चल दी। फिर वे तांबे के राज्य में आए जहां से पहली जारेवना भी उनके साथ हो ली। उसके बाद वे उस जगह आए जहां इवान ऊपर से उस खोखली नली से नीचे उतरा था। उसमें चमड़े की कुर्सी अभी भी लटकी हुई थी, पर उस खोखली नली का अंत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके दोनों भाई वहां खड़े हुए थे। असल में जब इवान कई दिनों तक नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने उनको इवान को ढूंढ लाने के लिए भेजा था। उन्होंने अंदाज लगाया कि वह शायद यहीं नीचे होगा, सो वे वहां घंटों खड़े खड़े इस बात की हिम्मत बटोर रहे थे कि वे वहां नीचे कैसे उतरे। बाद में जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को यह कहकर बहला लिया कि शायद इवान मर गया। वे लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तांबे के राज्य वाली जारेवना उस चमड़े की कुर्सी में चढ़ गई और उसकी रस्सी को एक हल्का सा झटका दिया। इवान के भाइयों ने रस्सी हिलती देखी तो उनको लगा कि कोई उनसे नीचे से कुछ कहना चाहता है, सो उन्होंने वह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। जब वह चमड़े की कुर्सी ऊपर आई तो उसमें तो तांबे के राज्य की जारेवना बैठी हुई थी। ऊपर आकर
उसने वह कुर्सी फिर से नीचे भेज दी। इस बार चांदी के राज्य की जारेवना ऊपर आई और फिर सोने के राज्य की जारेवना ऊपर आई। आखिर में इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठा। उसके भाइयों ने उसे खींचा, पर अब तक वे उस रस्सी को खींचते खींचते थक चुके थे, सो वे बहुत धीरे धीरे रस्सी खींच रहे थे। पर जब उनको यह पता चला कि उस कुर्सी में इवान था, तो उनको उससे जलन होने लगी कि इवान वहां सफल हो गया था जहां वे बुरी तरह फेल हो गए थे। ग्रेगरी बोला कि हम उसकी सहायता क्यों करें। मीशा भी बोला, इस तरह से तो सारे गांव में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। सो जब तक इवान आधे रास्ते तक भी नहीं आया था कि उसके आने से पहले ही ग्रिगोरी नीचे झुका और इससे पहले कि जारेवनाएं उसे रोक सकती, उसने उस चमड़े की कुर्सी की रस्सी काट दी। तीनों जारेवनाएं इवान के लिए बहुत जोर जोर से रो पड़ी। उन्होंने इवान के भाइयों से बहुत प्रार्थना की कि वे उसको बचा ले, पर वे तो उसकी सुनने वाले थे नहीं। जारेवनाएं तो बस अब इसी से संतुष्ट थी कि इवान उनकी दी हुई अंगूठियां अभी तक पहने था। इवान का पाताल से बाहर निकलना, उधर रस्सी के कटते ही इवान उस अंधेरे खोखली नली में नीचे गिर पड़ा। वह 2 दिन तक तो वहां से हिल भी नहीं सका। जब वह हिलने डुलने लायक हो गया तो वह बहुत ही नाउम्मीद सा बैठ गया कि अब वह बाहर जाने का रास्ता कैसे पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही समझ नहीं पा रहा था कि वह वहां से बाहर जाने के लिए किससे पूछे और अब कौन सी सुरंग ले। फिर यह सोचकर उसने एक दूसरी ही सुरंग ली कि शायद यही सुरंग उसको वहां से बाहर ले जाएगी। वह सुरंग धीरे धीरे नीची होती जा रही थी। कहीं कहीं तो उस सुरंग की छत इतनी नीची थी कि उसको बहुत झुककर चलना पड़ रहा था और कभी कभी तो उसको पत्थरों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ रहा था। कुछ देर इस तरह चलने के बाद इवान को लगा कि वह सुरंग कुछ चौड़ी और ऊंची हो गई है। जल्दी ही वह एक बहुत ही बड़ी गुफा में खड़ा था। ये गुफा तो उसको किसी दूसरी दुनिया का ही हिस्सा लग रही थी। हालांकि वह काफी अंधेरा था, पर फिर भी वह वहां ठीक से देख पा रहा था। वहां आसमान में बादल बहुत नीचे थे, सो वह यह नहीं जान सका कि उस राज्य के आसमान में चांद या तारे थे या नहीं। वह वहां एक जंगल में दलदल के किनारे खड़ा था। सीलन की गंध चारों तरफ उड़ रही थी। हवा ठंडी थी, सो वह इधर उधर किसी ऐसी गर्म जगह की तलाश में था जहां वह उस ठंड से बच सके। सारे में वहां कई रंगों के और कई शक्लों के मशरूम उगे हुए थे। सुबह होने के कुछ देर बाद ही इवान को एक बहुत ही छोटा सा बूढ़ा मिला। उसकी बहुत लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक पेड़ की अजीब सी शक्ल की जड़ पर बैठा हुआ था। उसने उस बूढ़े को अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि वह कैसे माँ रूस की नम जमीन पर वापस जा सकता है। उस बूढ़े ने अपनी एक उंगली से पास में लगे ओक के पेड़ों के एक झुंड की तरफ इशारा किया और बोला, क्या तुम उन ओक के पेड़ों के पीछे खड़ी गोल मीनार देख रहे हो? इवान ने उधर देखा जिधर वह बूढ़ा इशारा कर रहा था, तो पेड़ों के पीछे उसको एक पतली सी मीनार का ऊपर का हिस्सा वहां से झांकता हुआ दिखाई दे गया। वह बोला, हाँ, मुझे वह मीनार दिखाई दे रही है। बूढ़ा आगे बोला, उस मीनार में एक बहुत ही लंबा जादूगर रहता है। वह इतना लंबा है कि उसका सिर तो छत को छूता है। तुम वहां चले जाओ, वह तुमको बताएगा कि तुम वापस रूस कैसे पहुंच सकते हो। इवान ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और उस लंबी मीनार की तरफ चल दिया जिसमें वह लंबा जादूगर रहता था। जब वह उस मीनार के पास पहुंचा तो उसको लगा कि जो कुछ वह सोच रहा था वह नहीं था, बल्कि वहां तो एक मुलायम सा धुआं था जो उस मीनार की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से बाहर निकल रहा था। वह मीनार के और पास गया और वहां जाकर उसका दरवाजा खोला तो चांदी के जाले के कुछ टुकड़े उसके चेहरे पर आकर पड़े। इससे उसको लगा कि जैसे वह मकड़ियों के हजारों जालों के बीच चलकर आ रहा हो। उसने अपने चेहरे से जितने अच्छी तरह से वह साफ कर सकता था वे छोटे छोटे रेशमी जाले के टुकड़े साफ किए और अंदर जाने से पहले उसने अपनी बहुत जोर से आती हुई छींक को भी रोका जो उन जालों की वजह से उसको आने वाली थी। खुशकिस्मती से दरवाजा बाहर की तरफ खुला, वरना उसको उस मीनार में घुसने में भी बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हालांकि वह मीनार बहुत ऊंची थी पर साथ में वह तंग भी बहुत थी। उसमें घुसने के लिए भी इवान को अपने आप को उसकी दीवार से सटकर ही उसके अंदर घुसना पड़ा। जैसे ही वह उस मीनार के अंदर घुसा तो उसको वहां वह जादूगर खड़ा दिखाई दे गया। उसके अंदर वह लंबा जादूगर खड़ा खड़ा अपनी चांदी जैसी दाढ़ी के बालों को
हाथी दांत की कंघी से कंघी कर रहा था। उसके सिर के बाल उसकी दाढ़ी जितने ही लंबे थे, पर उसकी खोपड़ी पर गंजेपन का एक चमकदार चकत्ता था। शायद यह चकत्ता वहां इसलिए था कि उस जगह वह उस मीनार की छत से छूटा था। उसने कत्थई रंग की एक थैले जैसी पोशाक पहन रखी थी, जिस पर सारे में चांदी के बाल लगे हुए थे। जब उसने इवान को देखा तो उसने अपनी दाढ़ी के बालों में कंघी करना रोक दिया और कंघी को साफ करना शुरू कर दिया। इससे उसके बालों के कई सारे छोटे छोटे बादल खिड़की के बाहर उड़ गए और बहुत सारे बाल उसके कमरे में भी इधर उधर उड़ने लगे। कुछ बाल उसके चेहरे के चारों तरफ भी उड़ने लगे, जिससे उसके चेहरे का काफी हिस्सा ढक गया। इससे इवान उसका पूरा चेहरा भी एक बार में नहीं देख सका। इवान से बात करने से पहले जादूगर को अपना गला साफ करने में कई मिनट लग गए। तब तहीं जाकर वह इवान से बड़ी ऊंची आवाज में बोला, किसी ने रूसी हड्डियों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा, वे तो यहाँ अपने आप ही आई हैं। यह सुनकर इवान ने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वह जादूगर कुछ और बोले, पर वह और कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि बदकिस्मती से उसके सिर के सामने जादूगर के बालों का एक बहुत बड़ा बादल आ गया था। सुना तो वह कुछ देख ही सका और न ही कुछ बता सका कि वह जादूगर क्या सोच रहा था। इवान ने उस जादूगर को हंसाने की बहुत कोशिश की, जैसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके, और उसके चेहरे की तरफ देखकर वह बोला, हाँ, वे अपने आप ही आई हैं। उस लंबे जादूगर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी दाढ़ी में कंघी करने लग गया। इवान आगे बोला, ओ ताकतवर जादूगर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वापस अपनी माँ रूस की नम जमीन पर कैसे पहुंच सकता हूँ? पर वह जादूगर फिर से अपनी कंघी साफ करने लग गया। उसकी कंघी से निकले बालों का बादल काफी तो खिड़की से बाहर उड़ गया, पर काफी फिर भी कमरे में भी उड़ता रहा। कई मिनटों बाद उसने फिर अपना गला साफ किया और अपनी उसी ऊंची आवाज में बोला, माँ, रूस की नम जमीन पर पहुंचने के लिए तुमको यहाँ से दाईं तरफ करीब 30 गहरी झील जाना चाहिए। वहां दूर जाकर तुमको एक झोपड़ी मिलेगी जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी होगी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी बाबा यागा रहती है। उस झोपड़ी में घुसने से पहले तुमको जादू के कुछ शब्द बोलने होंगे। इस बुढ़िया के पास एक गरुड़ चिड़ा है जो तुमको माँ रूस की नम जमीन तक ले जा सकता है। इवान ने पूछा, और वे जादू के शब्द क्या है? ऊपर से आवाज आई, वे तुम्हें पता चल जाएंगे। और उस जादूगर ने फिर से अपना गला साफ करना शुरू कर दिया। उसको अपना गला साफ करते करते फिर मिनटों लग गए और इवान बड़ी उत्सुकता से उन जादू के शब्दों को सुनने का इंतजार करता रहा। उसको जादूगर के ये शब्द सुनकर बड़ी नाउम्मीदी हुई। यहाँ बहुत ही खुशकी है। ये सुनकर तो इवान का अपना गला भी खुश्क होने लगा था। वह बोला, हाँ, यह तो है। और कुछ ताजा हवा लेने के लिए वह उस मीनार के बाहर निकल आया। उसकी समझ में यही नहीं आया कि जादूगर के उन जादू के शब्दों से उसका क्या मतलब था। शायद उसको कुछ गलती लग गई होगी, क्योंकि वह यह सब कैसे जान सकता था। फिर उसने सामने की तरफ देखा तो उसको सामने कुछ झीलें दिखाई दी, सो वह वहीं उनके आसपास चक्कर काटता रहा। उसको वहां उनके आसपास चक्कर काटते हुए और यह गिनते हुए कि वे वाकई में 30 झीलें थी, कई दिन बीत गए, क्योंकि दूर उसको कई और भी झीलें दिखाई दे रही थी। उसको यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने उन झीलों को ठीक से गिन लिया था या नहीं। पर हाँ, उसको 30 झीलें गिनने के बाद जब 30वीं झील के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दे गई जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी थी, तो उसको लगा कि उसने उन झीलों को ठीक ही गिना था। जब वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह झोपड़ी तो घूमे जा रही है और वह तो बहुत तेजी से घूम रही है। और वह केवल तेजी से घूम ही नहीं रही है, बल्कि बहुत जोर की ची ची की आवाज भी कर रही है। उस ची ची की आवाज से तो उसके कान ही फटे जा रहे थे। उसके घूमने की आवाज और इस ची की आवाज दोनों ने मिलकर तो उसका सिर बहुत भारी सा कर दिया। फिर पता नहीं कहां से उसके दिमाग में वे जादू के शब्द आ गए जिनको उसे उस झोपड़ी में घुसने से पहले बोलना था, और उसने उनको गाना शुरू कर दिया। ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपना दरवाजा मेरी तरफ करो और मुझे अंदर आने दो। अचानक घूमती हुई झोपड़ी रुक गई। उसकी आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई और वह एक लंबी सी छीं की आवाज करके रुक गई। उसकी टांगें इतनी नीचे को झुक गई कि वह झोपड़ी जमीन से आकर लग गई। अब उसका दरवाजा इवान के सामने था।
अचानक एक लंबी सी उसास के साथ उस झोपड़ी का दरवाजा खुला। इवान सोचने लगा, ये मैंने कैसे किया? पर फिर उस झोपड़ी में घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि बाबा यागा अपनी पुराने ढंग की ईंटों की अंगीठी पर लेटी हुई है। वह खर्राटे मार रही थी। उसकी लंबी नाक छत को छू रही है। पर फिर एक पल में ही उसने अपनी लंबी नाक इवान की तरफ की और बोली, मुझे यहाँ किसी रूसी हड्डी की खुशबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवान ने डर से कांपते हुए इधर उधर देखा कि वह यह किससे पूछ रही थी। फिर यह समझते हुए कि वह यह उसी से कह रही थी, वह हकलाते हुए बोला, लंबे जादूगर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपके गरुड़ पर सवार होकर अपनी माँ रूस की नम जमीन पर जा सकूं। बाबा यागा वहीं से चिल्लाए, ओ रूसी हड्डी, बाहर बागीचे में जाओ और वहां जाकर उस स्त्री को ढूंढो जो 7 दरवाजों की चौकीदार है। उससे चाबी लो और उन 7 दरवाजों को खोलो। जब तुम आखिरी दरवाजा खोलोगे तो वह गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाएगा। अगर तुम उससे डर नहीं गए तो तुम उसकी पीठ पर बैठकर उड़कर वहां जा सकते हो। और हाँ, मेरे उस पालतू चढ़े के लिए काफी सारा मांस ले जाना मत भूलना। इवान सोच रहा था, कौन सा बागीचा? कि किस बागीचे की बात कर रही है? क्योंकि वह जानता था कि उसके घर के बाहर तो कोई बागीचा था ही नहीं, वहां तो केवल जंगल था। पर यही सोचते सोचते जब वह बाहर निकला तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहां से सारी झीलें गायब हो चुकी थी और वहां अब एक बहुत सुंदर बागीचा था और वह उसमें खड़ा था। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत पुरानी दीवार थी जिसमें 7 ठोस ओक की लकड़ी के दरवाजे लगे थे। एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली स्त्री उन 7 दरवाजों की चौकीदारी कर रही थी। हालांकि उसका तो यह सब देखकर ही दिल डूबने लगा। पर फिर उसने सोचा कि अगर मैंने बाबा यागा से बात कर ली और मुझे कुछ नहीं हुआ तो यह स्त्री उससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। पर जब वह उसके कुछ फीट पास तक आ गया तो अचानक ही उसने एक बड़ी सी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में वहशीपना छा गया। ये देखकर इवान का तो जैसे खून ही जम गया। वह वहीं से चिल्लाया, बाबा यागा ने मुझसे तुमसे चाबी लेने के लिए कहा है। ये सुनकर उस स्त्री ने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और उसका स्वागत किया। वह उसके यात्रा के लिए कुछ खाना पीना और कुछ और सामान लेकर आई। इवान ने बाबा यागा का कहा माना, सो वह निडर होकर गरुड़ की पीठ पर बैठ गया और उससे जितना भी मांस लिया जा सका उतना मांस उसके लिए उसने ले लिया। कुछ समय बाद इवान को भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि मैं उस मांस में से थोड़ा सा मांस खा लेता हूँ। हमारे पास तो हम दोनों के लिए जितना मांस चाहिए उससे कहीं ज्यादा मांस है। सो उसने उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया। जब वे लोग कुछ देर तक उड़ चुके तो गरुड़ ने अपनी बटन जैसी पीली पीली आंखें इवान की तरफ घुमाई तो इवान ने उसको कांपते हाथों से मांस का एक टुकड़ा खिला दिया। गरुड़ ने भी उसे इवान के हाथों से छीनकर एक ही बार में खा लिया। उस उड़ान के दौरान ऐसा कई बार हुआ कि जब भी गरुड़ ने उसकी तरफ देखा तभी उसने उसको मांस खिलाया। पर हर बार उसे लगा कि वह गरुड़ तो अपनी तेज चोंच से उसका हाथ ही काट लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जल्दी ही सारा मांस खत्म हो गया, पर रास्ता तो अभी बाकी था। गरुड़ ने फिर इवान की तरफ देखना शुरू किया। अब इवान को तो मालूम था कि उसके पास जितना मांस था वह सब खत्म हो गया था। सो वह उस पर चिल्लाया, घूम कर देखो, अब सारा मांस खत्म हो गया। तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इस पर गरुड़ ने उसको अपनी तेज निगाहों से घूरा। इवान ने भी उसको घूरा, पर उसका तो एक एक जोड़ कांप रहा था। इवान को लगा कि यह गरुड़ तो पता नहीं कब तक उसको इस तरह से घूरता रहेगा। पर उसने देखा कि जल्दी ही उसने अपना मुंह फिरा लिया और इवान ने शांति की सांस ली। अचानक एक चीं की आवाज के साथ, जिसे इवान का खून तो बस जम सा ही गया, गरुड़ ने एक बार फिर अपना सिर घुमाकर इवान की तरफ देखा और उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। इवान ने देखा कि वे उस समय एक खोखली नली में से ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। इवान तो इस सब से इतना डर गया और उसे इतना धक्का लगा कि उसे अपनी गर्दन में से मांस निकाले जाने का जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसको यह लगने लगा कि यह गरुड़ तो उसको ही टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। सो उसने तय किया कि अब की बार अगर उसने उसकी तरफ देखा तो वह उसके ऊपर से कूद नीचे पड़ेगा। उसको सपने में लगा कि वे उस खोखली नली में से दूर, बहुत दूर किसी रोशनी की तरफ उड़े जा रहे हैं। उसने देखा
कि जब वे उस नली के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो वह गरुड़ काले संगमरमर की चट्टान के पास उतर रहा था। इवान तुरंत ही उसकी पीठ से नीचे लुढ़क गया। वह नम घास पर लेट गया और सोचने लगा कि अब तो यह गरुड़ बस उसको खा ही जाएगा। पर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको खाने की बजाय वह उसके गले की मांस का टुकड़ा जो उसने खा लिया था वापस लाया और इवान से कहा कि वह उसको अपने घाव के ऊपर रख ले, इससे उसका घाव भर जाएगा। इसके बाद वह उस खोखली नली से होकर वहां से चला गया। इवान ने ऐसा ही किया। उसका घाव कुछ पलों में ही भर गया। सूरज की किरणों की गर्मी से इवान के शरीर में कुछ जान सी आई और उसने अपने अंदर ताकत महसूस की। जब वह वहां लेटा हुआ था तो सूरज की एक किरण उसकी एक अंगूठी पर पड़ी। तब उसे याद आया कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। उसने झुककर माँ रूस की नम जमीन को चूमा और देखा कि उसकी खाल और उसके कपड़े सब कुछ सामान्य रंग के हो गए हैं। भगवान की प्रार्थना कहकर वह अपने घर को वापस चल दिया। घर आकर उसने देखा कि तीनों जारेवना उसके माता पिता के घर में उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह ऊपर की दुनिया में आ गई थी, इसीलिए उनके ऊपर पड़ा जादू भी टूट गया था। इवान के माता पिता को बता दिया गया था कि उसके बड़े भाइयों ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इवान ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसके भाइयों को माफ कर दे और उनको फिर से घर में बुला ले। उसके माता पिता ने उसकी प्रार्थना पर उनको घर वापस बुला लिया। इवान ने सोने के राज्य वाली जारेवना से शादी कर ली और फिर उनके कई बच्चे हुए। दूसरी जारेवनाओं ने भी शादियां कर ली, पर इवान के भाइयों के साथ नहीं। इवान के भाई भी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है कि एक परिवार में 3 भाई रहते थे। एक का नाम था रैम, जो भैंसे के जैसा मजबूत था। दूसरा था गोट यानी बकरा, और सबसे छोटा था शूफिल फिल्यूशका। एक दिन तीनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। वहां एक बूढ़ा पहरेदार उनका असली बाबा था। रैम और गोट ने अपने छोटे भाई शूफिल को बाबा के पास छोड़ा और शिकार के इरादे से आगे बढ़ गए। अब फिल्यूशका अकेला था और अपनी मर्जी का मालिक बना। बाबा बहुत वृद्ध और थोड़ा भोला भाला था। फिल्यूशका, जो एक मासूम और करुणामय स्वभाव का बालक था, सेब खाने का मन बना चुका था। वह धीरे से बाबा की नजरें चुराकर पास के बाग में घुसा और एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक न जाने कहां से यागाबूरा आ धमकी। लोहे का मूसल हाथ में थामे ओखली में बैठी वह पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गई और बोली, कैसे हो फिल्यूशका, यहाँ किस लिए आए हो? फिल्यूशका ने जवाब दिया, बस एक सेब तोड़ने के लिए। यागाबूरा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरा सेब भी क्यों नहीं चखते? फिल्यूशका ने मना किया, नहीं, वह तो सड़ा हुआ है। यागाबूरा ने फिर कहा, चलो तो ये दूसरा ले लो। फिल्यूशका बोला, इसमें तो कीड़े हैं। यागाबूरा ने गुस्से से कहा, बहुत नखरे करते हो, मेरा सेब लो और खा लो। ज्यों ही उसने सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाया, यागाबूरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओखली में बिठाकर उड़ चली। वह ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और दूर दूर तक फैले मैदानों के ऊपर से मूसल को चलाती हुई तेजी से उड़ रही थी। फिल्यूशका को अचानक होश आया और उसने जोर जोर से रोते हुए अपने भाइयों को पुकारा, ओ गोट, ओ रैम, जल्दी आओ। यागा मुझे ऊंचे पहाड़ों, काले घने जंगलों और बत्तखों के बसेरे वाले मैदानों के ऊपर से उड़ा ले जा रही है। सौभाग्यवश रैम और गोट उस वक्त आराम कर रहे थे। गोट ने फिल्यूशका की आवाज सुनी और तुरंत कहा, ये तो हमारे फिल्यूशका की आवाज है। दोनों भाई तेजी से दौड़े, यागाबूरा को पकड़कर उसे नीचे उतार लिया और फिल्यूशका को बचा लिया। डर से कांपते हुए बाबा के पास वापस लौटे। बाबा का तो डर के मारे दिल दहल गया था। रैम और गोट ने फिल्यूशका को फिर से बाबा के सुपुर्द किया और वे दोबारा शिकार पर निकल गए। पर फिल्यूशका तो बच्चा था। जैसे ही उसके भाइयों की नजर हटी, वह फिर से सेब के पेड़ की ओर खींचा चला गया। वह फिर पेड़ पर चढ़ा और वहां फिर से वही यागाबूरा मौजूद थी, जो उसे सेब देने की पेशकश कर रही थी। फिल्यूशका ने चुनौती भरे लहजे में कहा, इस बार तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी, बूढ़ी मायावी माट।
यागा बूरा ने मीठा बनते हुए कहा, अरे बेटे, इतनी सख्ती क्यों? ये सेब ले लो, मैं नीचे फेंक देती हूँ। फिल्यूश्का ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, फेंक दो इसे। ज्यों ही उसने सेब के लिए हाथ बढ़ाया, यागा बूरा ने उसे झपट कर पकड़ लिया और अपनी ओखली में बिठाकर पहाड़ों, अंधेर जंगलों और खुले मैदानों के ऊपर उड़ चली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि फिल्यूश्का को लगा कि वह पलक झपकते ही अपनी अजीबोगरीब मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर यागा बूरा ने उसे नहलाया, धुलाया और फिर एक मजबूत बक्से में बंद करके छोड़ दिया। अगले दिन सुबह वह बाहर जाने की तैयारी में अपनी बेटी से बोली, ओवन को अच्छे से गर्म करना और शाम के खाने के लिए शूफिल फिल्यूश्का को अच्छे से पकाना। ये कहकर वह शिकार पर निकल गई। यागा बूरा की बेटी ने ओवन को गर्म किया, फिल्यूश्का को बाहर निकाला और उसे फावड़े पर रखकर ओवन में डालने ही वाली थी कि फिल्यूश्का ने अनाड़ी बनते हुए अपने माथे पर हाथ मार लिया। यागा बूरा की बेटी ने टोका, अरे फिल्यूश्का, ये सही तरीका नहीं है। वह मासूमियत से बोला, तो कैसे? मैं समझ नहीं पाया। बेटी ने उसे दिखाने के लिए खुद फावड़े पर लेट गई। शूफिल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए तुरंत उसे फावड़े समेत ओवन में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कई घंटे बीतने के बाद फिल्यूश्का को पकने वाले मांस की खुशबू आई। उसने ओवन का दरवाजा खोला और यागा बूरा की भुनी हुई बेटी को बाहर निकाल लिया। उसने उस पर मक्खन लगाया, उसे एक कटोरे में रखा और फिर उसे उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वह खुद बंद था। इसके बाद वह छत पर चढ़ा, वहां से यागा बूरा की ओखली और मूसल उठाई और वहां से चुपचाप निकल गया। शाम ढलने यागा बूरा वापस आई। उसने सीधा बक्से से मांस निकालकर खाना शुरू किया। पूरा मांस खा लेने के बाद उसने हड्डियां बगीचे में तरीके से सजाई और उनके ऊपर लौटने लगी, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिली। यागा बूरा को लगा कि उसकी बेटी शायद किसी पड़ोस की झोपड़ी में होगी, पर जैसे ही वह उन हड्डियों पर लौटने लगी, अचानक उसके मुंह से निकला, ओ मेरी प्यारी बेटी, आओ और इन हड्डियों को समेटने में मेरी मदद करो। दूर से फिल्यूश्का ने तेज आवाज में कहा, माँ जी, आप आराम से लौटते रहो और अपनी बेटी की हड्डियों पर खड़ी हो जाओ। ये सुनते ही यागा बूरा गुस्से में चिल्लाई, अरे ओ शैतान, अभी तक यही है? रुक, मैं आती हूँ तुझसे निपटने। लेकिन चतुर शूफिल ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। जब यागा बूरा गुस्से में दांत किटकिटाती हुई भारी कदमों से छत पर चढ़ने लगी, तो शूफिल ने उसकी ओखली का मूसर उठाया और पूरी ताकत से उसके माथे पर दे मारा। यागा बूरा उसकी जोरदार मार सह न सकी और नीचे गिर पड़ी। फिल्यूश्का ने छत से देखा कि कुछ बत्तखें ऊपर उड़ रही हैं। उसने उन्हें पास बुलाया और कहा, मुझे अपने पंख उधार दे दो, मुझे घर लौटना है। बत्तखों ने अपने पंख उसे दे दिए और फिल्यूश्का ने पंखों को लगा लिया और अपने घर की ओर उड़ चला। घर पहुंचते ही उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। वे तो कब से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अपने प्यारे बेटे को सकुशल लौटता देख उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर वे सब लंबे समय तक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक था बूढ़ा, एक थी बुढ़िया। उनके पास एक बकरा और एक मेढ़ा था, जिन्हें उन्होंने अपने घर में पाल रखा था। बकरे और मेढ़े में गहरी दोस्ती थी। जहां बकरा जाता वहां मेढ़ा पीछे पीछे पहुंच जाता। बकरा जैसे ही साग बाड़ी में पत्ता गोभी खाने घुसता, मेढ़ा भी झट से वहां आ धमकता। बकरी अगर बगीचे में पहुंचती तो मेढ़ा भी बगीचे में जा ही पहुंचता। बूढ़े ने एक दिन बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया, इन दोनों ने तो जीना हराम कर रखा है। अच्छा होगा कि हम इन्हें घर से निकाल दें, वरना साग बाड़ी और बाग बगीचा इनकी वजह से एक दिन बर्बाद हो जाएगा। चलो भाई, निकलो यहाँ से। बकरे और मेढ़े ने अपने लिए एक झोला सिल लिया, उसे गले में लटकाया और घर से चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक खेत के बीचों बीच भेड़िए का कटा हुआ सिर दिखाई पड़ा। मेरा ताकतवर था, लेकिन उसमें हिम्मत कम थी, जबकि बकरा हिम्मती था पर ताकतवर नहीं था। बकरे ने कहा, मेरे भाई, तुम ताकतवर हो, ये सिर उठा लो। मेरा बोला, नहीं भाई, तुम हिम्मती हो, तुम ही उठा लो। आखिर दोनों ने मिलकर भेड़िए का सिर उठाया और अपने झोले में रख लिया, फिर चल पड़े।
कुछ दूर चलने पर उन्हें आग जलती हुई दिखाई दी। चलो उधर चलते हैं, वहां रात बिता लेंगे ताकि हमें भेड़िए न खा जाएं। जब वे आग के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ भेड़िए वहां दलिया बना रहे थे। नमस्ते जवानों, बकरे ने कहा। भेड़िए बोले, नमस्ते नमस्ते, जब तक दलिया पकता है तब तक तुम्हारे मांस का स्वाद ही ले लेते हैं। ये सुनकर मेढ़ा घबरा गया, लेकिन बकरा खुद को संभाले हुए था। उसने कहा, मेरे भाई, झोले में से भेड़िए का सिर तो निकालो। मेढ़े ने झोले से कटा हुआ सिर निकाला। बकरा बोला, अरे ये नहीं, बड़ा वाला सिर निकालो। मेढ़े ने वही सिर फिर बाहर निकाला। बकरा बोला, नहीं, ये तो किसी काम का नहीं, सबसे बड़ा वाला निकालो। भेड़िए डर गए। वे सोचने लगे, अरे एक के बाद एक भेड़िए के सिर निकाले जा रहे हैं। उनमें से एक भेड़िया चुप्पी तोड़ते हुए बोला, भाइयों, पानी कम पड़ गया है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। जैसे ही वह थोड़ा दूर पहुंचा, उसने सोचा, भाड़ में जाए ये दलिया, और भाग खड़ा हुआ। दूसरा भेड़िया भी अपनी जान बचाने की एक चाल सोचने लगा। अरे ये दुश्मन की औलाद न जाने कहां मर गया है, दलिया भी जलता जा रहा है, रुको, मैं अभी जाकर उस कमबख्त को छड़ी से हाँक कर ले आता हूं। वह भी सरक गया और पहले भेड़िए की तरह लौटकर वापस नहीं आया। तीसरा भेड़िया, जो अब तक शांत बैठा था, उसने भी एक तरकीब लगाई। रुको, मैं जाकर देखता हूं, दोनों को यहां लाता हूं। वह भी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। उसकी जान बच गई तो वो खुश हो गया। इस मौके पर बकरा अपने दोस्त मेढ़े की तरफ मुड़ा और बोला, अब और क्या देख रहे हो दोस्त, सोचने का समय नहीं है, आओ जल्दी से दलिया खा लेते हैं और यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। इतने में पहले वाले भेड़िए ने थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचा, हम भी कैसे बेवकूफ हैं जो एक बकरे और मेढ़े से डर गए। भाइयों, हमें तुरंत जाकर इन दुश्मन की औलादों का सफाया कर देना चाहिए। सब वहां पहुंचे तो पाया कि दलिया साफ किया जा चुका था, अलाव भी बुझ गया था और बकरा और मेढ़ा ऊंचे बलूत के पेड़ पर चढ़े बैठे थे। भेड़िए बलूत के नीचे बैठकर यह सोचने लगे कि इन दोनों को आखिर पकड़ा कैसे जाए। ऊपर देखा तो पाया कि बकरा सबसे ऊपरी डाल पर चढ़ा हुआ है, जबकि मेढ़ा नीचे की डाल पर कांप रहा था। सुनो, उन्होंने सबसे लंबे और घने बालों वाले एक अनुभवी भेड़िए से कहा, तुम हमारे बीच सबसे बुजुर्ग हो, कुछ उपाय बताओ कि कैसे ऊपर चढ़कर उन्हें पकड़ा जाए। लंबे बालों वाला भेड़िया पेड़ के नीचे लेटकर सोचने लगा। उधर मेरा डाल पर बैठा थर थर कांप रहा था। डर के मारे उसका बस नहीं चला और वह सीधे नीचे खड़े भेड़िए के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। बकरे ने मौके को भांपते ही चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो इस झबरे भेड़िए को, इसे इधर ला, मेरे पास, भागने न पाए। और वह खुद भी पेड़ से छलांग मारते हुए भेड़ियों पर कूद पड़ा। ये देखते ही सभी भेड़िए जान बचाकर भाग खड़े हुए। बकरे ने अपने दोस्त मेढ़े के साथ मिलकर एक झोपड़ी बना ली और तब से वे दोनों उसमें आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी छोटी सी दुनिया में सुख समृद्धि कमा रहे हैं।